हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 और हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला प्रश्न, आपको नीचे 9 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, दिख रहा है बुक में 9 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पहले आप ये बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स। तो आप स्टेटमेंट पढ़ के या सुन के क्या बताएंगे, ट्रू है या फॉल्स, उसका आंसर पहले देंगे। उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर, आप जो भी बोलने वाले हैं ट्रू या फॉल्स, उसके लिए आप रीजन कोट करेंगे। क्योंकि हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना, जस्टिफिकेशन। तो ये हमको करना है बार बार। पहला प्रश्न इसमें हम ले रहे हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 350। ट्रू है कि फॉल्स? क्यों? ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कोट कर रहा हूं ना, प्रश्न में नहीं लिख रहा। तो हमारा एक शब्द में आंसर क्या है, फॉल्स। क्यों? एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना लिखा है बुक में, 350 होता है क्या? तो कितना होता है, 360। आप सब जानते हैं, तो बताइए क्यों होगा 360? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो क्या? हाँ तो वो क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में बांट देगा, ट्रायंगल बनेगा और 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। हाँ, एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। और एक क्वाड्रिलेटर में अगर मैं एक डायगोनल बनाऊं तो 2 ट्रायंगल बनते हैं। एक क्वाड्रिलेटर में 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, तो दूसरे ट्रायंगल का भी 180 और 180 प्लस 180 360। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम 360। ठीक है, इसका आर्गुमेंट आप लिखेंगे। मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज सपोज ए क्वाड्रिलेटरल। ये एक डायगोनल जब भी क्वाड्रिलेटरल में बनाएंगे तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा। इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180, तो 180 प्लस 180 360। समझ आया? अब इसका जस्टिफिकेशन आपको लिखना है आगे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे। नोट करिए, नोट करिए। ए डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल, ए डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल divides it into 2 triangles. A diagonal in a quadrilateral divides it into 2 triangle. Full stop. 2 triangles. Full stop. हो गया? उसके बाद we know that, shortcut में WKT, we know that sum of all angles in a triangle is 180 degree. Sum of all angles in a triangle is 180 degree. हो गया? फुल स्टॉप। हेंस टोटल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, टोटल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। हमको पता है 2 ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं 180, तो टोटल एंगल कितना हुआ, नीचे आप लिख लीजिएगा 180 प्लस 180 कितना, 360। दिस इज टोटल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। आर्गुमेंट आप लिख चुके, समझ आया? तो ये है हमारा जवाब। और इसके बाद जो आपने लिखा वो क्या है, जस्टिफिकेशन, और ये उसका प्रूफ। हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ए रियल नंबर एक्स। एक्स क्या है, रियल नंबर। और हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। एक्स कोई रियल नंबर है, ये स्टेटमेंट मैं अपने से लिख रहा हूं ना, बुक में कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स इज ए रियल नंबर, मैंने भी रियल नंबर लिखा है, ठीक है ना। तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ट्रू है कि फॉल्स? पहले आप ये सोचिए, रियल नंबर किसको किसको कह सकते हैं, सब नंबर को। सब नंबर बोले तो हाँ, एक ऐसे याद रखिए, एक नंबर लाइन पर जो जो नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, हर नंबर को क्या बोला जाता है। और नंबर लाइन पर आप पॉजिटिव नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी, जीरो को भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, डेसिमल भी, बिना डेसिमल भी। जितने टाइप के नंबर होते हैं सब टाइप के नंबर नंबर लाइन पे आते हैं। और पूरे नंबर लाइन का नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, रूट वाला भी, बिना रूट वाला भी,
P/Q फॉर्मेट का भी कुछ भी हो सकता है। इसका स्क्वायर हमेशा, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है ना। 0 से बड़ा होना क्या चीज है ये? पॉजिटिव। 0 से छोटा हो गया तो कहां चला जाएगा नंबर लाइन में? नेगेटिव। 0 से बड़ा हो गया तो कहां चला गया? पॉजिटिव। तो जब भी 0 से बड़ा शब्द आएगा आपको तुरंत समझना है 0 से बड़ा क्या बताना चाहता है, ये पॉजिटिव नंबर होंगे। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, या एटलीस्ट 0 के बराबर होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं? आप कोई निगेटिव नंबर का स्क्वायर करके देखो ना, वो क्या बन जाएगा? 0 से बड़ा। पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े ही होते हैं सब के सब, समझे? या आप कोई रियल नंबर 0 लेंगे, एटलीस्ट 0 जब लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो बराबर आया कि नहीं आया? कम से कम 0 के बराबर होगा, अदरवाइज 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना? हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर ट्रू, ये आंसर हो गया। अब जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देखिए, जस्टिफिकेशन स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। होगा कि नहीं? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बोले तो 0 से बड़ा। और 0 कब आएगा ये? जब आप रियल नंबर को खुद क्या ले लेंगे? 0। हो गया। इतने, ये हमारा जजमेंट हो गया यहां तक, जस्टिफिकेशन। बात समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? आ गया ना। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है। होता है कि नहीं? ट्रू है कि फॉल्स? क्या लिखना है मुझे? ट्रू लिख दूं? ठीक। जस्टिफिकेशन क्यों होता है बोलिए? 2 इवन नंबर का सम इवन नंबर ही होता है। देखिए ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, मैंने दोनों इवन नंबर जोड़ दिए, क्या आया? 6 इवन नंबर आया। 6 2 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है। आगे सुनिए, 6 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, मैंने दोनों जोड़ दिया, कितना आया? 6 और 8 14। 14 इवन नंबर है कि नहीं? 2 इवन नंबर जुड़े, इवन नंबर आया। 14 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है। जो जो 2 के टेबल में आएगा हर नंबर कैसा होगा? इवन नंबर। होगा कि नहीं? इवन नंबर वही होगा जो 2 के टेबल में आएगा। क्यों? 2 के टेबल में जो आता है वही 2 से डिवाइड होता है, और जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है। इसलिए हर इवन नंबर को 2 के टेबल में आना ही पड़ेगा, तभी वो इवन नंबर बनेगा। बात समझे या नहीं समझे? समझे ना? तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? 2 नंबर का सम इवन होता है, इसका मतलब जो सम आने वाला है वो भी 2 का क्या होगा? मल्टीपल। 2 के टेबल में आना मतलब 2 का मल्टीपल। लेट्स चेक इट। कैसे चेक करेंगे? लेट 1 इवन नंबर बी, ध्यान से सुनिए, लेट 1 इवन नंबर बी। क्या ले लें? a इज इक्वल टू, कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हाँ, +1 ऑड बन जाएगा मेरी अम्मा, ठीक है ना? 2k इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, याद है? तो इसको मैं 2 ले रहा हूं, तो एक को k1 लिख देता हूं और दूसरे नंबर को क्या लिख दूं? k2 लिख दूं। ये सेकंड नंबर, ये ठीक है। दोनों इवन नंबर का सम करते हैं, तो ये क्या हो गया? 2k1 2k2, 2 कॉमन निकला, k1 प्लस k2। इसको तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। आगे कोई प्लस के बाद नंबर आया क्या? अगर आता तो क्या होता? दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, प्लस के बाद रिमाइंडर आता। रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब 0 है, तो मतलब वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो गया होगा 2 से। ये इसीलिए ये क्या बना है? 2 का मल्टीपल बना है, तो ये भी क्या होगा? क्या होगा? इवन नंबर। एक स्टेप और ले लो ना, 2 × m, प्लस के बाद कुछ नहीं आया आगे, यानी ये क्या है? m मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 के टेबल में आया ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 के टेबल में आता होगा, मल्टीपल ऑफ 2। बात समझे? इसलिए ये भी क्या होगा? इवन नंबर। ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज इवन नंबर। तो 2 इवन नंबर का सम 2 का मल्टीपल आता है, इसलिए वो भी क्या होगा? इवन नंबर। 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो इवन नंबर होगा। समझ आया? ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। हो गया? अगले प्रश्न की तरफ।
ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सच है क्या? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्यों सच नहीं है? चौथा, पहले बताइए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का राजा है। 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता है, उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो सके। 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। बात समझे? तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, कोई नहीं बच सकता 1 से। ठीक है, रह गया सवाल जो अपने आप से डिवाइड हो। जो अपने आप से डिवाइड हो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम। और जो अपने आप से डिवाइड हो और उसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है? कंपोजिट। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सी बात है और अक्सर आपको नहीं पता होती। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम? विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। व्हाट इज कंपोजिट? विच इज डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। ठीक है ना? एल्स इटसेल्फ, अपने आप से तो हो, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड होता हो तो फिर वो कौन सा नंबर कहलाता है? कंपोजिट। ठीक है ना? 3 इवन है, सॉरी 3 प्राइम है कि कंपोजिट? 3 प्राइम। 4 प्राइम है कि कंपोजिट? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 4 से तो डिवाइड होता ही है, 2 से भी हो जाता है, 1 से तो हो ही जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? ऑड तो आप जानते हैं ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है गिनती? 1 से। 1 के बाद दूसरा प्राइम 2 प्राइम नहीं है क्या? 2 किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या अदर देन 1? नहीं होता। इसलिए 2 भी क्या है? प्राइम। और दुर्भाग्य से 2 कैसा नंबर है? इवन। इसलिए 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने आपको आगे प्राइम मिलेंगे 3, 5, 7 और 9 भी बोल दूं क्या प्राइम? नहीं बोलूं ना? 9 प्राइम है कि नहीं? क्यों? 3 से डिवाइड। 11, 13, 17, 22 नहीं है ना? 23 है। 23 तो है ना? हाँ, ठीक है ना? 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेके 100 तक इसके बीच में कितने टोटल प्राइम नंबर होते हैं? याद रखिएगा 25। घर में आराम से निकाल के देखिएगा कितने होते हैं? 25। आराम से घर में निकाल के सोचिएगा कौन कौन है। ठीक है? ओके, सो हमारा आंसर क्या है? क्या सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं? आंसर है नो, फॉल्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स? 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इवन भी होता है। हो गया? हो गया? अगला प्रश्न चलते हैं, 5वां प्रश्न। 3n + 1 इज मोर देन 4 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है तो 3n + 1 क्या 4 से बड़ा होगा? 5वां क्वेश्चन। 3n + 1 इज मोर देन 4 इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? n एक नेचुरल नंबर है तो क्या 3n + 1 की वैल्यू हमेशा 4 से बड़ी होगी? ट्रू की फॉल्स? क्या लिखना है मुझे? फॉल्स, नॉट ट्रू। क्यों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। प्लीज पुट 1 हियर n की जगह। 3 1 जा 3 + 1 क्या 4 से बड़ा है? तो सच है कि झूठ है ये? बाकी आप n की जगह 1 के अलावा कोई भी नंबर रख के देखिए। 2 रखिए, 3 2 जा 6, 6 + 1 7 इज ग्रेटर देन 4। ट्रू है। 3 रखिए, 9 + 1 10, 10 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है ना? 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो रख दें तो फिर ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा सोचो पहले फिर बोलो ना। बिकॉज इफ n is equal to 1, therefore 3 into 1 plus 1 is equal to 4, which is not greater than 4.
4 4 के बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। आया समझ में? नहीं आया? आ रहा है ना? ठीक, अगला प्रश्न। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 वेयर x इज ए रियल नंबर। रियल नंबर। अगला सिचुएशन है छठवां क्वेश्चन। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x इज एनी रियल नंबर। होगा क्या? फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? क्यों फॉल्स होगा? हाँ, ये रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर होता है, इसलिए जब आप 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, इसलिए फेल हो गया। समझ गए ना? बिल्कुल सही जा रहे हो। फॉल्स, बिकॉज इफ x इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। समझे? समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? ये जल्दी बोलिए, ठीक है ना? रियल नंबर पहचानते हो ना? देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा नॉलेज आना चाहिए, बेसिक नॉलेज। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपका और IQ टेस्ट होगा। 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7th, यहाँ पर हमको लिखा हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट में, ये c इज इक्वल टू a प्लस और ये b प्लस c इधर ब्रैकेट में, एंड दिस इज a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल दिस कंडीशन इज वैलिड और नॉट। देखिए जरा, चेक करिए। a b c कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर। सो सभी नेचुरल नंबर के लिए फॉर ऑल दिस कंडीशन इज वैलिड और नॉट, ये हमको चेक करना है। ठीक है, ये जो प्रोसेस यहाँ पर बनी हुई है, इसको ब्रैकेट में लिया। एक बार ब्रैकेट में लेना मतलब पहले हम a और b को जोड़ेंगे, जो आएगा उसके साथ c को जोड़ेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो इधर पहले हम किसको जोड़ेंगे? ब्रैकेट किस में लगा? b प्लस c। पहले इसको जोड़ेंगे जो आएगा, फिर उसमें a जोड़ेंगे, तो जो आएगा, क्या इधर दोनों आने वाले बराबर होंगे? हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है नेचुरल नंबर की? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करना, कंबाइन करना। कम्यूटेट करने को क्या बोलते हैं? अदला बदला करना, इंटरचेंज करना, ठीक है ना? और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती? पहले एक का जत्था बनाओ, उसको सॉल्व करो, फिर उधर दूसरा जत्था बनाओ, उसको सॉल्व करो। 2 जोड़ लो, उसमें तीसरे को जोड़ो, इधर दूसरा वाला 2 जोड़ लो, उसमें तीसरे को जोड़ो। बात समझ आया? ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंबाइन करने वाली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के एडिशन में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है? आंसर है हाँ, होती है। आप करके देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए आप। 2 3 4, 2 3 4, समझ रहे हैं? 2 और 3 कितना? 5 प्लस 4, 2 3 4, 3 4 कितना? 7 प्लस 2 9, 9 9 आया बराबर। सो आंसर क्या होगा? ट्रू। और रीजन? बिकॉज के बाद क्या लिखेंगे? हाँ लिखिए, ठीक है, समझ रहे हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन is valid for all natural number। ठीक है, समझ आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज वैलिड फ्रॉम ऑल नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है, यानी दोनों तरफ का आंसर बराबर आता है एसोसिएट करने से। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए ना? इसके बाद वाला प्रश्न आठवां प्रश्न है p माइनस क्यू प्लस आर। ध्यान से समझिएगा ना, दिस इज p माइनस क्यू, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस r इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस r। ये हो गया। उसके बाद ये p q r किससे बिलोंग करते हैं? Q। व्हाट इज Q? रेशनल नंबर। क्या है Q? रेशनल नंबर।
and for all rational number whether this condition is possible or not, ये हमको बताना है। Q किसके लिए यूज किया जाता है? हाँ, तो ये P Q R सब क्या है? रेशनल। रेशनल बोले तो ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में होंगे, तो ये भी P अपॉन Q का एक नंबर होगा, जैसे 3/5, 1/2, 3/9, ऐसे कोई नंबर होगा। समझ रहे हैं ना? उधर भी ये भी वैसे ही नंबर होंगे। तो इसके लिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है जरा बताइए। अभी हमने डिस्कस किया, ये जत्था बनाना, ग्रुपिंग करना, क्या कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। रेशनल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है कि नहीं? आपको अगर नहीं आता तो आप चेक करके देख सकते हैं। छोटे छोटे रेशनल नंबर मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/2, ऐसे छोटे छोटे सॉल्व करके देख लो इनको, पहले सॉल्व करके। बहुत टाइम लगेगा आपको ना, मैं आपको बताता हूं, नहीं होता। समझ आया? रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। कब 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 बोलिए। रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, बीच में जब माइनस आ जाए तब। अगर प्लस होता सब तो क्या हो जाता? होता। ठीक है ना? ठीक, आंसर लिख लेंगे आप, फॉल्स लिख लेंगे ना, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ठीक है, और नॉट ट्रू फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। समझ आया? लिख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, x + y, इसका लास्ट है ना, 9th वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझिएगा। 9th, x + y और -z, दिस इज इक्वल टू x + y - z, ये फॉर ऑल x y z which belongs to real number, r is for real number। हाँ, इसको बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स? x y z कैसे नंबर हैं अब? हाँ, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, रूट, डेसिमल, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? इधर देखो मेरी अम्मा, इधर देख के बताओ, देखिए इधर, पॉसिबल होगा कि नहीं? नहीं होगा या आपकी गलतफहमी है? होगा। अब पूछो क्यों होगा? क्यों होगा? पूछिए ना, अरे पूछिए ना। देखिए x और y के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। ठीक है, x और y के बीच में कौन सा साइन है? तो इस प्लस की वजह से क्या ये साइन चेंज होगा? नहीं। तो यहां क्या रहने वाला है? माइनस। यहां क्या रहने वाला है? माइनस। अगर यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो प्लस प्लस यहां ये ब्रैकेट की जरूरत है क्या? नहीं है। समझे कि नहीं समझे? नहीं है। आप करके देख लीजिए, कोई साइन बदल रहा है क्या? डिफरेंस तब आता है जब क्या बदलता है? साइन। साइन बदल ही नहीं रहा, तो दोनों तरफ के नंबर कैसे होंगे? नहीं है विश्वास? बोलो ना नहीं है, तो फिर हम लिख के दिखाते हैं। नहीं है? है। आप लोग खुद चेक करके देखिए। एक नंबर लीजिए 1 2 3, क्या करेंगे? नहीं, 1 2 3 में तो 0 0 ले आओगे, कोई बात नहीं, लेके देखो। चलो 1 2 3, 1 + 2 3 और -3, कितना हो गया? तो पहले हमने इसको जोड़ा, 3 आया, फिर 3 घटा दिया, 0 आया रिजल्ट। यहां देखिए 1 2 3 हुआ, 2 - 3 -1, दिस इज +1, +1 - 1 0, इधर भी 0 उधर भी 0, आया वैलिड कि नहीं? तो बिकॉज करके रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या लिखेंगे? साइन ऑफ x y z डज नॉट चेंज, देयरफॉर दिस इज वैलिड। क्या लिखोगे? साइन ऑफ x y z डज नॉट चेंज, साइन ऑफ x y z डज नॉट चेंज, देयरफॉर दिस इज वैलिड। हो गया? ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 खत्म हुआ, फर्स्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ठीक है? सम एक्सियम, थ्योरम एंड डेफिनेशंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, रीड केयरफुली।
ये ऐसे बॉक्स बना हुआ है बुक में, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये नीचे में रेड कलर का बॉक्स, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ एक्सियम है, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। अब एक्सियम किसको बोलते हैं, थ्योरम किसको बोलते हैं, डेफिनेशन किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि नहीं? सच सच बताइएगा। बताया हूँ ना मैं? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 कंडीशंस हमको लिखी हुई हैं बॉक्स के अंदर। पांचों में से कोई एक्सियम होगा, कोई थ्योरम होगा, कोई डेफिनेशन होगा। सबको बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। और उसके बाद नीचे हमको इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं इन्हीं 5 कंडीशन के बेसिस पर। समझ गए प्रश्न? तो पहली चीज हम पढ़ लेते हैं, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, दिस इज एक्सियम। व्हाट इज द मीनिंग? एक लंबी सी लाइन है, लंबी सी लाइन है, उसके 5 टुकड़े कर दीजिए, तो एक टुकड़ा जितना बनेगा उससे लंबी वाली लाइन, बड़ा वाला टोटल, वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो अपने टुकड़े से जो बड़ा पार्ट होता है वो हमेशा बड़ा होता है। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? आप लोग आम खाते हैं ना, आम, तो आम के जब आप टुकड़े करते हैं तो उस टुकड़े से पूरा फुल साइज का जो आम था वो बड़ा होता है कि छोटा होता है? हाँ, तो होल यानी कंप्लीट पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। उसके कितने भी पार्ट करिए, उस पार्ट से उसका टोटल साइज हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। ये याद रहेगा। ये क्या चीज है? एक्सियम। ये सच्चाई है, ये कोई थ्योरम नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ये अपने आप में एक प्रूफ स्टेटमेंट है। होता है कि नहीं कि अपने ही टुकड़े से अपना साइज हमेशा क्या होता है? बड़ा। आपका साइज आपके हाथ से बड़ा है कि छोटा? आपका हाथ आपका एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, आपके टुकड़े से आपका पूरा साइज बॉडी का बड़ा है कि नहीं? बड़ा होता है। ये सच्चाई है ना, सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इसलिए इसको एक्सियम बोलते हैं। अगली चीज, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर डिफरेंट इन मेजर देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केल एंड ट्राइंगल। ये स्केल एंड ट्राइंगल का डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केल एंड ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी साइड का मेजरमेंट अलग अलग हो, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है? स्केलन। अगर 2 साइड का मेजरमेंट सेम हो जाए, आइसोसेलेस, तीनों साइड का मेजरमेंट सेम हो जाए, हाँ, इक्विलेटरल, और तीनों साइड न मिले एक दूसरे से, तो स्केलन। स्केलन को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कोई भी 2 साइड का मेजरमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? स्केलन। 2 साइड बोलो, 3 साइड बोलो, 2 साइड बराबर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा खुद ही बराबर नहीं होगा, इसलिए ऑल 3 साइड बोल देते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में अगर तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट के हों तो उस ट्राइंगल को क्या मानेंगे? स्केलन। और ये स्केलन ट्राइंगल का डेफिनेशन है, पढ़ लिए। तीसरी चीज देखिए, तीसरा भी डेफिनेशन आ रहा है, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू 2k+1। हम लोग यूज कर चुके हैं पहले भी। ऑड नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2k+1। व्हाट इज 2k? इवन नंबर एक्सप्रेशन। इवन नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका 2k। किसी भी इवन में 1 ऐड करिए, क्या बन जाएगा? ये ऑड नंबर का डेफिनेशन है। ठीक है, अगला चौथा, 2 ट्राइंगल्स आर कनगरेंट। 2 ट्राइंगल कनगरेंट होते हैं कब? इफ द 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ये थ्योरम है कि नहीं? कौन सा थ्योरम? SSS। याद आया? SSR क्राइटेरिया, ट्रिपल S। भैया एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कनगरेंट। ये कनगरेंट ट्राइंगल का थ्योरम है, समझ रहे हैं? ट्रिपल S क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल कनगरेंट होते हैं, याद रहेगा। चौथा स्टेटमेंट है ये। पांचवा देखिए, इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थर्ड थिंग देन दे आल्सो इक्वल वन अनदर, दिस इज एक्सियम। और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्या A C के बराबर है, B C के बराबर है, तो A और B भी आपस में बराबर होंगे। तो कोई दो चीज किसी तीसरी चीज के बराबर है, तीसरी सेम चीज के, C, कोई दो चीज, तो कोई दो चीज जब एक ही चीज के बराबर होती है तो दोनों चीजें आपस में भी बराबर होती हैं। ये एक्सियम है, सेल्फ स्टेटमेंट, सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट। ये 5 चीजें आपने पढ़ ली, कोई एक्सियम, कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरम। अब इन 5 चीजों के बेसिस पर हमको आगे के 5 आंसर देने हैं। वो 5 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब इस पर हम लोग काम करेंगे। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल RST XYZ। पहला प्रश्न ले रहे हैं इस पर, ट्राइंगल RST एंड ट्राइंगल XYZ, ये 2 ट्राइंगल हैं। इसमें देखिए ना, RS किसके बराबर है? XY के। ST किसके बराबर है?
वाई जेड के और टी आर किसके बराबर है, जेड एक्स से। तो क्या होगा, थोड़ा सा हम ट्राइंगल ही बना लेते हैं छोटा सा। ये देखिए ये ना, इसका नाम है आर एस टी पहला ट्राइंगल, दूसरे का नाम है एक्स वाई जेड। ध्यान से देखिए, आर एस किसके बराबर, एक्स वाई, दिस इज आर एस, दिस इज एक्स वाई, ये दोनों बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एस टी किसके बराबर, वाई जेड के, दिस इज एस टी, दिस इज वाई जेड, बराबर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और तीसरा टी आर, दिस इज टी आर, किसके बराबर, जेड एक्स के बराबर, करस्पॉन्डिंग। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कहां से पता चला भाई, कौन सा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 4। समझ में आया। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। Therefore, triangle RST is congruent to triangle XYZ। हो गया, समझ आया, ये समझ आया कि नहीं आया। चौथा स्टेटमेंट हमारा यही बोलता था कि तीन अगर साइड करस्पॉन्डिंग के बराबर हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाता है। हाँ, और आपको ये नहीं लिखना है चलेगा, सिर्फ ये लिखना जरूरी है कहाँ से आप बोल रहे हैं, बाकी चीजें मत लिखिए, सिर्फ आप हवाला दीजिए कि कहाँ से आप ये जान रहे हैं। ऊपर सिचुएशन दी हुई है, समझ में आई बात, ठीक है, नोट करें ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट देखिए ना, ध्यान से समझिए। देखिए AB अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। इसको देख के आपके दिमाग में कौन सी बत्ती जली, कुछ जली कि कुछ नहीं जली, क्या जली, देखिए। इवन ऑड का कोई डेफिनेशन आया है क्या, ऑड बस का आया, इवन का नहीं आया है, तो इवन तो हो ही नहीं सकता। जो चीजें आपको दी गई हैं ऊपर उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन नहीं है तो इवन से हमको आंसर भी नहीं देना है, समझे। हाँ, क्या बताता है ये बोलिए। AB को जब आधा करते हैं तब AC बनता है, समझे। इफ AB इज डिवाइडेड बाय 2 देन AC इज फॉर्म्ड, AC बनता है। तो AC का मेजरमेंट कितना है, AB का आधा है। तो AC बड़ा है कि AB बड़ा है, कौन बड़ा है, AC बड़ा है कि AB बड़ा है। अच्छा, AC कब बनता है, जब AB के आधे टुकड़े हो जाते हैं, तो आधा टुकड़ा छोटा ना होगा। AB कितना है, AC का डबल, 2 टाइम। इस टुकड़े को डबल करो, AB बन जाएगा। क्या समझे आप, फर्स्ट क्या, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, सो AC इज पार्ट ऑफ AB। AB को जब 20 से तोड़ो तो AC बनता है, आधा टुकड़ा, समझे। तो आधे टुकड़े से बड़ा हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो इसका आंसर क्या हुआ, AB इज ग्रेटर देन AC। दिस इज होल पार्ट एंड दिस इज ओनली इट्स वन पार्ट। तो अपने हिस्से से, अपने पार्ट से बड़ी वाली चीज हमेशा क्या होती है, बड़ी, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1। ये है ना, मीनिंग समझ आया कि नहीं आया, तुम लोग समझना घर जाके। अगली चीज देखिए ना, तीसरी चीज लेते हैं, यहीं पर लिखता हूं मैं, नहीं, हाँ ठीक, थर्ड क्या है, देखिए L इज इक्वल टू K + 5 अपॉन 2 एंड 2M इज इक्वल टू K + 5 वेयर K, L, M आर रियल नंबर। लिखा है बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिखा है कि नहीं। अब इसमें हम कौन सा चक्कर लगाएंगे, देखिए क्या करते हैं ना, मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूं, इसको भी उसको भी। देख रहे हो सब, इधर देखो, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इस 5 को भी इधर ले लिए, ये बना, क्योंकि K इसमें भी आता है, K इसमें भी आता है, तो K को हम बाइफरकेट कर रहे हैं अलग अलग। इसमें ये 5 इधर भेजिए, देखे ये चीज
k के बराबर, ये चीज k के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर. दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2. 2l minus 5 is equal to 2m minus 5. minus 5 कैंसल, 2 आपस में कैंसल, तो l is equal to m. होगा कि नहीं? किस स्टेटमेंट से? स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोलता है? कोई दो चीज, दो अलग अलग चीजें जब तीसरी सेम चीज के बराबर होती हैं तो वो दोनों अलग अलग जो थी वो आपस में भी बराबर होती हैं. देखिए कौन सी दो अलग अलग चीजें हैं? एक ये है अलग चीज, ये अलग चीज, ये अलग चीज. देखिए दो अलग अलग चीज, ये चीज इसके बराबर, ये अलग चीज भी इसके बराबर, तो ये दोनों अलग अलग चीजें आपस में भी बराबर, और सब फिर कैंसिल होंगे. मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप 2 स्टेप में कर लीजिए. ठीक है ना, समझे? तो देखो ये दोनों आपस में भी बराबर हो गए कि नहीं? हो गए. कौन सा स्टेटमेंट? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 5 लिख लीजिएगा. स्टेटमेंट हमेशा कोट करेंगे. कहां से पता चला? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो ओरल आप बताएंगे. देखिए इन ट्राइंगल DEF, इसमें हमको दिया हुआ है कि DE जो साइड है वो EF के बराबर नहीं है, और EF जो साइड है वो FD के बराबर नहीं है. कोई साइड आपस में बराबर नहीं है तीनों. तो क्या हुआ? ये स्केल एंड ट्राइंगल. सो फ्रॉम यहां लिख देना स्केल एंड ट्राइंगल. ठीक है ना, जो भी स्पेलिंग होगी स्केल एंड की. क्या है स्केल एंड की स्पेलिंग? स्केल एंड, ठीक लिख रहा था मैं. ठीक है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 लिख देना. ठीक है ना, कोई साइड बराबर नहीं तो स्केल एंड ट्राइंगल होगा ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2. लास्ट लेते हैं, फिर बाकी का अगली क्लास में करेंगे. 141 इज एन ऑड इंटीजर. 141 इज एन ऑड इंटीजर. हाँ, क्या करें भाई? ऑड नंबर का डेफिनेशन दिया हुआ है. अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? 2k + 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए 141 इज रिटन एज 2 multiplied by 70 + 1. 140 + 1 आना ही चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? ऑड. और सामने 2 आना ही चाहिए, तभी ये इवन बनेगा. इवन में 1 जुड़ेगा तभी ये ऑड बनेगा. ये किसकी जगह पर आया? k. दिस इज द फॉर्मेट. k इज इक्वल टू 70. 70 इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? Any integer. So 141 is written as 2k + 1. This is the definition of odd integer, odd number. कौन सा स्टेटमेंट था? तो यहां लिखेंगे आप फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3. ये समझ आया? आया कि नहीं आया? पक्का? और अभी तक हमने जो बनाया इसमें से परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाता. ठीक है, क्या पूछा जाता है वो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं. डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 का. क्वेश्चन है इफ n1 एंड n2 आर 2 इवन इंटीजर्स. n1 और n2 दो कैसे इंटीजर हैं? इवन. और इवन को लिखने का तरीका आप जानते हैं कैसे लिखते हैं ना. एंड k1 एंड k2 आर एनी 2 इंटीजर्स देन 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले n1 n2 हमारे दो इवन इंटीजर हैं. k1 k2 कोई भी दो इंटीजर हो सकते हैं. तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है राइट n1 एंड n2 इन द फॉर्म ऑफ k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर. इवन इंटीजर का डेफिनेशन यूज करके हमको n1 k1 n2 k2 इनको अरेंज करके लिखना है. ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन देखिए. क्वेश्चन क्या बोलता है? n1 n2 कैसे इंटीजर हैं? n1 and n2 they are even integers. Again k1 and k2
एनी इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कोई भी नंबर, ठीक है ना। तो ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन n1 n2 क्या है, इवन। समझ आया? ये गिवन सिचुएशन हो गई। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हमसे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इवन इंटीजर का, इवन नंबर का जो डेफिनेशन है उसके फॉर्मेट में आप ये n1 और n2 को लिखिए और k1 k2 को इन्वॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? राइट n1 and n2 इन द फॉर्म ऑफ k1 k2 रेस्पेक्टिवली बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर। समझ रहे हैं क्वेश्चन? इवन इंटीजर का डेफिनेशन यूज करिए और n1 को एक्सप्रेस करिए k1 k2 के लैंग्वेज में, n2 को एक्सप्रेस करिए k1 k2 के लैंग्वेज में और इवन नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से। क्या है डेफिनेशन इवन नंबर का? a कोई नंबर है, यहाँ पर वो नंबर कौन सा है, n1 n2, तो n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू k। अब k की जगह आपको क्या यूज करने वो बोल रहा है, k1 k2। समझ रहे हैं? तो पहला इवन नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए n1 को आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक इंटीजर जो 2 का मल्टीपल हो, इवन नंबर का एक्सप्रेशन कहलाता है। समझ रहे हैं? तो ये कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, अगर इसको मैं 2 टाइम कर दूं, k1 को 2 टाइम या k2 को 2 टाइम कर दूं, इन दोनों में से कोई भी एक, और समझ रहे हैं, चाहे k1 को डबल कर दीजिए चाहे k2 को डबल कर दीजिए, बन गया इवन नंबर का एक्सप्रेशन। k1 k2 may be any integer if we multiplied by 2 any integer then it will be in the form of even number। समझ रहे हैं ना? इवन नंबर कौन होता है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 का मल्टीपल होता है। तो किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो 2 का मल्टीपल बन गया, मतलब ये 2 के टेबल में आएगा ये नंबर। ये कोई भी नंबर हो ना, 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3, कोई भी नंबर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 2 का मल्टीपल। अब वो 2 के टेबल में आएगा और जो 2 के टेबल में आएगा वो इवन नंबर होगा। समझ रहे हैं? इसलिए 2 का मल्टीपल हमेशा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ये क्या है, इवन नंबर का डेफिनेशन है। समझे? इसी तरह से मैं n2 को भी लिख सकता हूँ, 2k1 या 2k2, कुछ भी लिख सकते हैं ना। k1 k2 के लैंग्वेज में n2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k1 k2 के लैंग्वेज में n1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। ये ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? बोलिए, आया कि नहीं? n1 को आप चाहें तो 2 इंटू k1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू k2 भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि k1 n1 के साथ जाएगा, k2 n2 के साथ जाएगा। ये तो कोई भी 2 इंटीजर हो सकते हैं। सपोज मैंने कहा ये 3 है, ये 5 है, कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, k1 k2। तो मैं 5 को डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10। 10 इवन नंबर है कि नहीं? तो n1 को 10 लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। ये 3 है, 3 को मैं डबल करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6। इवन नंबर है कि नहीं? तो इवन नंबर इसको डबल करने से भी बन सकता है, इसको डबल करने से भी बन सकता है। इसलिए ये भी इवन का एक्सप्रेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो n1 ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, n2 ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमसे बोला जा रहा है राइट द प्रोडक्ट n1 n2 इन द फॉर्म ऑफ k1 k2। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरी चीज वो हमसे बोल रहे हैं कि आप ना n1 और n2 का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। किस लैंग्वेज में, k1 k2 के लैंग्वेज में। अब बताइए n1 क्या है, इवन, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। n2 क्या है, इवन, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। अब मैं एक के लिए 1 यूज कर लूँ, एक के लिए 2 यूज कर लूँ, कुछ भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सो दिस इज फर्स्ट इवन नंबर, दिस इज सेकंड इवन नंबर। ये हो गया। ये अब अगले स्टेप में क्या बना, 4k1 k2, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। समझ आया? ये समझ आया? आप चाहें तो इसको और एक स्टेप बना के समझ सकते हैं। कैसे? 2 का मल्टीपल बनाइए, बाकी सबको अलग करिए। इसमें से मैं 2 निकाल रहा हूं तो क्या बचा, 2। सो दिस इज 2k1 k2, बस। दिस इज अगेन 2 का मल्टीपल, तो फिर से 2 के टेबल में आया। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला, 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इवन नंबर होता है। 2 का मल्टीपल ही बना ना, 2 का मल्टीपल हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं,
दो इवन नंबर का एडिशन हमेशा कैसा बनता है? बोलिए, बनाया आपने कि ट्रू फॉल्स में? देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स उसमें एक क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन का ट्रू फॉल्स। ये देखिए थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर था। तो दो इवन नंबर जब हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या बनता है? इवन नंबर ही बनता है। और दूसरी चीज यहां समझ लीजिए, दो इवन नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? इवन नंबर। तो दो इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी इवन और दो इवन नंबर का एडिशन भी इवन ही देता है। ठीक है, हो गया ये। तो ये डायरेक्ट हमारा रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन का। थर्ड लेते हैं, राइट n1 प्लस n2 इन द फॉर्म ऑफ k1 प्लस k2। वही बात आ गई फिर से, n1 प्लस n2 करना, मतलब ये भी इवन ये भी इवन, दो इवन नंबर को क्या करना? ऐड करना। n1 प्लस n2, ब्रैकेट मैंने लगा दिया, इसको नहीं लगाएंगे आप। n1 प्लस n2, दो इवन नंबर हम ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ k1 k2। सो n1 इज रिप्रेजेंटेड एज 2k1 प्लस n2 इज 2k2। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? 2 कॉमन, दिस इज k1 प्लस k2। हो गया। इसका मीनिंग हमको समझ आता है कि दिस नंबर इज अगेन ए इंटीजर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट विल बिकम ऑल्सो ए इवन नंबर। तो ये भी इवन बन गया 2 का मल्टीपल, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ट्रू फॉल्स में। ठीक है, समझ गए? हाँ, उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, इज n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 इवन नंबर और ऑड नंबर? वाई? ये यही क्वेश्चन फिर से पूछा है उन्होंने ना। देखिए, इज n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 इवन है कि ऑड है? इवन है। क्यों? लास्ट में रिजल्ट क्या आता है? हाँ, तो एक बार फिर से इसको मैं लिख देता हूँ, 2k1 मल्टीप्लाई 2k2, दिस इज 4k1 k2, 2 कॉमन निकाल के दिस इज 2k1 k2, सेम चीज। और अगले स्टेप में इस पूरे इंटीजर को भी मैं क्या लिख दूं? m, कोई भी एक नंबर से रिप्लेस कर दिए, जहां m किसके बराबर है? 2k1 k2 के बराबर m है। तो कोई भी इंटीजर, देखो दो इंटीजर जब मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीजर ही बनेगा, दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर ही बनेगा ना। अब इंटीजर तो प्लस माइनस जीरो सब में होता है, सबको इंटीजर बोलते हैं। तो ये चाहे कोई भी नंबर रहे हो, जब मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीजर ही बनेगा ना, m इज ए इंटीजर। और किसी भी इंटीजर को डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर। ऑड कब बनता? जब +1 आता अलग से तो वो ऑड बनता, क्योंकि इवन में जब 1 जुड़ता है तो ऑड बनता है। अभी ये क्या है? 2 का मल्टीपल, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होगा? इवन नंबर। तो यहाँ रीजन लिखिए, क्या लिखेंगे रीजन? मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर दिस इज इवन। दो का मल्टीपल है इसलिए ये क्या होगा? इवन होगा। समझे ना? ऑड नहीं होगा। अगला पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इज n1 प्लस n2 इवन नंबर और ऑड नंबर? वाई? ये वाला पांचवा, इज n1 प्लस n2 इवन है कि ऑड है? तो आप ये स्टोरी देख रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहां पे पहुंचना है इसको? और एक स्टेप के बाद इसको मैं फिर से इंटीजर बना के लिख दूं, दिस इज 2 टाइम m। तो फिर से क्या बना? यही सेम रिजल्ट। अगेन दिस इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 2, देन दिस इज ए इवन नंबर। ये फिर से इवन बन गया। तो दो इवन नंबर का एडिशन भी इवन बनता है, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन बनता है, ऑड नहीं बनता। समझ आया? तो इसके नीचे यही रिजल्ट आप फिर से लिख लीजिए। हो गया? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation where a, b, c belongs to real number and a does not equal to 0, then which of the following equation is a quadratic equation? Give reason। इसमें भी 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और हमको गिवन ये बताया जा रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
This is a quadratic equation where A, B, C all belongs to real number and A does not equal to 0. ठीक है, अब नीचे हमको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमको बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से नहीं हैं. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव रीजन. अगर आप किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यों क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं आप. समझ आया. सबसे पहले तो इसी को डिस्कस करते हैं, बाद में ऑप्शन में आते हैं. ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहचानिए. ए, बी, सी तीनों कैसे नंबर हैं, रियल नंबर, यानी कुछ भी हो सकते हैं ये, प्लस माइनस निगेटिव. ठीक है, रूट वाले, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है, सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं. तो ये ए बी सी डी जहाँ भी आपको दिख रहे हैं, ए बी सी, ये सब रियल नंबर हो सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन के, किसी भी नंबर, किसी भी टाइप के नंबर. ठीक है, समझ गए. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक चैप्टर आप पढ़ के आ रहे हैं. क्या शर्त होती है क्वाड्रेटिक बनने के लिए? नॉट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर. बोलिए, पावर नहीं, पावर तो हर वेरिएबल के ऊपर होता है. समझ आया. हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2. और फिर से हाईएस्ट पावर भी हम यूज नहीं करेंगे. हाईएस्ट पावर के लिए एक वर्ड बताइए, ऑर्डर या डिग्री. ठीक है ना. तो हम ये बोलेंगे किसी इक्वेशन के वेरिएबल की डिग्री, डिग्री बोल देने से उसमें क्या चीज छुपा हुआ है? हाईएस्ट पावर. समझ रहे हैं ना, ऑर्डर, हाईएस्ट पावर. तो किसी इक्वेशन में अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 2 हो गई, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2. तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. दूसरी शर्त क्या होती है? आंसर है एक्स स्क्वायर. जहां हो रहा है, जिस वेरिएबल का पावर 2 हो रहा है उसके सामने का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. ये ए कहाँ का कोफिशिएंट होता है? ये देखिए, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है 2, उसका कोएफिशिएंट ए होता है. ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये चाहे 2 हो चाहे 100 हो इसका पावर, ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना बना देगा? तो यही खत्म हो जाएगा. तो अब हाईएस्ट पावर कितना बचेगा वेरिएबल का? 1. और 1 पावर वाला वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाता. तो कौन सा इक्वेशन बनाता है? लीनियर इक्वेशन बनाता है. समझ रहे हैं ना. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए 2 शर्त हो गई. पहली शर्त, वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2. और जिस वेरिएबल की डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. ए डज नॉट इक्वल टू 0. 2 शर्त हो गई. समझ आया. इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देख लीजिए. अब आइए ऑप्शन पर. समझ रहे हो ना, समझ रहे हो. पहला ऑप्शन देखिए. पहला ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है कि नहीं? बोलिए. अगर आप बोलेंगे है तो मैं तुरंत पूछूंगा क्या रीजन है, क्यों बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक? भैया क्वाड्रेटिक बनने के लिए 2 ही तो शर्त है जो अभी हमने बताई. क्या? किसका कोफिशिएंट? एक्स का. उस एक्स का जिसका पावर कितना है? 2. तो हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2. और ए कितना होना चाहिए? अदर देन 0. 0 नहीं होना चाहिए. तो फिर वो क्या बन जाएगा? हाँ, तो देखिए इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो हम यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ एक्स कितना? 2. और दूसरी चीज क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए मौजूद है ना, तो ए 0 नहीं है. इसलिए ये क्या है? शॉर्टकट में लिख रहे हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ गए? समझे कि नहीं समझे? समझ गए. सेकंड वाला देखिए ना, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहां बताइए क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक? हाँ, इसमें डिग्री कितनी है वेरिएबल की? डिग्री ऑफ एक्स कितना है? 1. पहली पकड़ है ना. और ए कितना है? 0 है. ए 0. ए किसका कोफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का. ए 0 है तभी तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा. अगर ए 0 नहीं होता तो एक्स स्क्वायर दिखता. समझ आ रहा है? अगर ए 1 होता तो यहाँ लिखना पड़ता कि नहीं? ए की वैल्यू 1 हो जाती है, एक्स स्क्वायर दिखता कि नहीं?
तो एक्स स्क्वायर को किसने जीरो बना रखा है? ए ने। ए जीरो है इसलिए एक्स स्क्वायर गायब है, इसलिए डिग्री कितनी है अभी? 1, इसलिए ये क्या नहीं है? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आंसर। समझ रहे हैं? ठीक है, अगला बताइए, थर्ड वाला लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक? देखिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी बोलो, पीछे से बोलिए। संजय, न होगा? नहीं होगा? होगा। क्यों? हाईएस्ट डिग्री 2 है और कोफिशिएंट 0 नहीं है, लेकिन बी एक्स नहीं है इसमें, ये नहीं है, ये तो है, ये नहीं है, ये गायब है, ये सी वाला बस है। ए एक्स स्क्वायर है, सी है, ये नहीं है, ये 0 है। तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं? अभी भी आपके मन में डाउट है? अरे भैया, क्वाड्रेटिक बनने का शर्त सिर्फ कितना है? x का पावर 2 होना चाहिए और जिस x का पावर 2 है उसके सामने वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये देखिए x का पावर 2 और इसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। बाकी कुछ रहे या न रहे हमसे मतलब है क्या? वो c भी मत रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? b रहे न रहे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के नियम को फुलफिल करने के लिए ना b की ज़रूरत है, ना x की ज़रूरत है, ना c की ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ किसकी है? एक्स स्क्वायर की और उसके साथ लगे हुए कोफिशिएंट की। वो दोनों अगर हैं, वो दो शर्त अगर मिल रही है तो उसको क्या मानेंगे? क्वाड्रेटिक। तो ये है कि नहीं क्वाड्रेटिक? है। क्यों? 2 और a डज नॉट इक्वल टू 0। आप लोग भी ना सोच में पड़ जाते हैं। इसमें इतना क्या है सोचने लायक? कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा। दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, ऊंचा। क्यों है? बी एक्स भी नहीं है, सी भी नहीं है, और अभी अभी मैं बोल चुका हूं इस बात को। तो है क्वाड्रेटिक की नहीं? रीजन लिख लोगे। डिग्री कितनी? 2 और a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और लास्ट वाला बताओ, यहीं लिख देते हैं पांचवा। bx इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? क्यों नहीं है? हाईएस्ट डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ x इज 1 और a भी 0 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वाड्रेटिक के लिए क्या शर्त है? सिर्फ पावर होल नंबर में होना चाहिए, पहली शर्त। और कितना होना चाहिए? 2, और उसके सामने का जिस वेरिएबल का पावर 2 है उसके साथ का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बस हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज गिवन बिलो। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, रेशनल नंबर इज क्यू, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। आई किसके लिए यूज करते हैं? इंटीजर। तो पी और क्यू दोनों कौन से नंबर होंगे? इंटीजर। और इंटीजर किसको बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0, सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पी और क्यू कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। बस कौन 0 नहीं होना चाहिए? हाँ, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। और क्यू कहाँ आता है? नीचे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बात ये है। ठीक है, ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इन वर्ड्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया, इसको वर्ड्स में आपको स्टेटमेंट में नोट करना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे?
बस इसको पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे एक लाइन से। यही क्या है? डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, नोट करिए। रेशनल नंबर आर दैट नंबर which can be written in the form of P upon Q। ठीक है ना? रेशनल नंबर आर दैट नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ आया? ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां P और Q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर Q शुड नॉट बी जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ आया? पढ़ के देखिए। रेशनल नंबर आर दैट नंबर्स which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and denominator does not equal to zero। या डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कैसे भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। हो गया पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज हमसे पूछा जा रहा है, इस 6 अपॉन 0 ए रेशनल नंबर? 6 अपॉन 0 इज रेशनल नंबर और नॉट? अगर नहीं है, आंसर यहां लिख रहा हूं ना मैं इसी के बाद, आंसर नहीं है, नॉट रेशनल। वाई? तुरंत जस्टिफिकेशन देना है। हाँ, बिकॉज Q इज डिनोमिनेटर इज 0 बिकॉज डिनोमिनेटर Q इज 0। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 0 है। हो गया? हाँ, अगला प्रश्न इस 81 अपॉन 1 ए रेशनल नंबर, गिव रीजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशन। क्या ये रेशनल है? क्यों? हाँ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, पहली शर्त, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और Q नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो आंसर है यस, दिस इज रेशनल नंबर बिकॉज, देखिए, दिस इज P and this is Q, both are integers, पहली शर्त, and Q not equal to 0। Who is Q? 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल है। समझ रहे हैं? चौथा नंबर देखिए, 4th, if B plus 9 upon A minus 5, मैं इसको लिख लेता हूं, if B plus 9 upon A minus 5 is a rational number, this is rational number ना? ये पहले से डिक्लेयर है कि ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। दिस इज 9 where AB belongs to natural number, where AB belongs to natural number, then which value of A is not valid here and why? तो A की जगह कौन सी वैल्यू यहाँ वैलिड नहीं है? देखिए, B plus 9 upon A minus 5 is a rational number, both A and B belongs to natural number। A भी नेचुरल नंबर है, B भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि A की जगह कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, वैलिड नहीं है? +5। क्यों?
हाँ, ये प्लस बनेगा तो +5 -5 मिल के क्या हो जाएंगे 0, और नीचे 0 होना अलाउ नहीं है रेशनल में। बात ये है, समझ आया कि नहीं। और इसका पता आपको ऐसे चलेगा, a की वैल्यू निकालनी। देखिए हमको पता है q डज नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए। q कौन है a -5, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 5 को उधर भेजो, प्लस हो गया उधर जाके 5। जैसे इक्वल साइन आप यूज करते हैं वैसे नॉट इक्वल साइन यूज करिए ना, एक ही चीज तो है। इस 5 को उधर भेजिए तो ये 5 उधर जाके प्लस हो गया, तो a क्या नहीं होना चाहिए 5, बस, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर a 5 हुआ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो इसके आगे आंसर नोट करेंगे आप। इफ a इक्वल टू 5, if a is equal to 5, then denominator q equal to 0. Therefore this is not possible, है ना। या ठीक है, a equal to 5, then denominator q is equal to 0। बस हो गया, यहीं तक लिखिए। डिनोमिनेटर q क्या हो जाएगा 0, और q 0 हुआ तो फिर वो रेशनल नहीं रहेगा। दैट्स वाई a को 5 नहीं होना है, बस हो गया। समझे ना। पांचवा प्रश्न इधर लिखते हैं। इफ p² + 7 अपॉन q² - 25 is a rational number, rational number. Here 5 and -5 cannot be values of q. Use definition. यहाँ पर 5 और -5, 5 और -5 q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं क्यों? q की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, 25 प्लस में 25 माइनस में, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये रेशनल नहीं रह पाएगा। फिर q की जगह -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर भी +25 बनेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, समझ रहे हैं। तो फिर से +25 -25 ये 0 हो जाएगा, फिर ये रेशनल नहीं रहेगा। अभी ये रेशनल है इसलिए q क्या नहीं होना चाहिए +5 -5, या ये डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसको मैं वैसे ही बताता हूँ। डिनोमिनेटर इज q² - 25, दिस डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर इसके 0 नहीं होना चाहिए रेशनल के लिए, समझ रहे हैं। ऊपर हेडिंग बनाइए, फॉर रेशनल q² - 25, दिस इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो इसको उस पार भेजिए, दिस इज +25 उधर जाके, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो रूट से बाहर कौन निकलता है +-5, इसलिए q ना तो +5 होना चाहिए और q ना तो -5 होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और वो रेशनल नहीं रह पाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है। इसको नोट करें।